Hello everyone, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, secured All India Rank 1 in UPSC CETs 1 2023. तो आज मैं अपनी यूपीएससी सीईटीज की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने किससे प्रिपेयर किया, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेरे से रिक्वेस्ट थी कि आप सीईटीज की स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, आपने कैसे प्रिपेयर किया वो भी बताइए। और साथ में अपन प्रिपेयर कर ही रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। जिसको प्रिपेयर करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के। तो वहाँ पे मैं सब नोट्स वगैरह अपने अवेल करवा रहा हूँ। तो पहले अपन सीडीएस के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा बता देते हैं। सीडीएस परमानेंट कमीशन लेने के लिए आईएमई, एएफई और आईएनए में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंट्री है, जिसमें आपको रिटर्न में पहले अपीयर करना पड़ता है, फिर एसएसबी इंटरव्यू और फिर आपको मेडिकल्स में अपीयर करना पड़ता है टू ज्वाइन एनी वन ऑफ द एकेडमी एज पर योर स्कोर एंड मेरिट एंड एज पर योर प्रेफरेंस एज वेल। सेकेंड, सीडीएस में एक ओटीए का भी एग्ज़ाम लगता है, जिसमें दो पेपर लगते हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ को शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने का मौका मिलता है इंडियन आर्मी में। तो देखिए, ओवरऑल सीडीएस में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक इंग्लिश का होता है और एक अपना जीएस का होता है। जो ओटीए के लिए जाएंगे उनका सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम होगा, मैथ्स वाला नहीं होगा, सिर्फ जीएस और इंग्लिश का पेपर लगेगा, पर सेम ही पेपर लगेगा। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। मैथ्स में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स का। और जो इंग्लिश और जीएस का सीन है उसमें 120 क्वेश्चन है ईच इन ईच पेपर, और हर क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का होता है। और हर पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। अब चलो अपन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, क्योंकि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश को आपको इग्नोर करना ही नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप इंग्लिश इग्नोर कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि 99% लोग इस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, 99%। तो इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते। अब स्ट्रेटेजी से पहले मैं इंग्लिश में टारगेट बता देता हूँ। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को 70 प्लस तो स्कोर करना है एटलीस्ट। अगर आपकी अभी भी 60 स्कोर आ रहा है तो उसको पुश कीजिए। अब इंग्लिश में एक स्ट्रेटेजी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बुक्स बता देता हूँ मैंने क्या फॉलो की। मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ फॉलो की है इंग्लिश के लिए। एक ऑब्जेक्टिव एसपी बख्शी वाली बुक फॉलो की थी, वो मैंने 2 बार रीड की थी। वो भी जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मैंने 3 बार सीडीएस रिटर्न क्लियर किया है, ओटीए के लिए भी, आईएमए के लिए भी, एफए के लिए भी। तो मैंने उसको सिर्फ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 2 बार पढ़ा था, उसके बाद भी मैंने आज तक उसको टच नहीं किया है। पीवाईक्यू मैंने लगाए हैं फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी लगाए थे, सेकंड में और लगाए थे, थर्ड में थोड़े कम लगाए थे। तो पीवाईक्यू सेकंड शॉर्ट्स रहता है मेरा कि सेकंड शॉर्ट्स अपने को क्या रखना है, पीवाईक्यू रखना है, प्रैक्टिस वहीं से करनी है। तो अब अपन बात कर लेते हैं पढ़ना कैसे है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उससे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका पैटर्न पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस तो आपको गूगल से मिल जाएगा। अब पैटर्न कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो एटलीस्ट 1 या 2 पेपर अटेम्प्ट कीजिए प्रिपरेशन से पहले। अब सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए वीक पार्ट्स पे। जो वीक पार्ट्स है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो इजी पार्ट है, वीक पार्ट का मतलब ये है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पार्ट है। लाइक पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आते हैं। एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश रीडिंग बेस्ड पेपर होता है ऑलमोस्ट। आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग स्किल कैसे अच्छी कर सकते हैं? या तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए या फिर कोई नॉवल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए पीक्यूआरएस को हैंडल करना, और साइमल्टेनियसली आपको हैंडल करना है S1 S6 सीरीज़ को। S1 S6 सीरीज़ बहुत टफ है, मतलब इस पेपर में पूरे में देखें तो काफ़ी टफ है, पर आपको उसको हैंडल करना स्टार्ट से ही सीखना पड़ेगा। पीक्यूआरएस के साथ ही करना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस करोगे, मैं बता रहा हूँ 10 में से एटलीस्ट 7 से 8 तो करेक्ट कर लोगे उसमें से। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है? सिर्फ पीवाईक्यू से करना है, और कहीं से करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी मत करो। सिर्फ पीवाईक्यू उठाओ, पिछले 6 साल के, 5 साल के, जितने भी उठाने हैं, राइट। तो इन क्वेश्चंस को पहले फिक्स करो कि ये मेरे एकदम करेक्ट होंगे। 20 में से 18 कर लेने हैं। पीक्यूआरएस तो 10 के 10 करने हैं,
और इंग्लिश में होते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 होते थोड़ी है, होते हैं यार, इजीली होते हैं, तभी मैंने 70+ स्कोर बताया टारगेट। फिर जाना अपने को सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ क्या होगी अपनी, कॉम्प्रहेंशन पे चले जाओ। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रहेंशन में आएंगे। अगर 4 पैसेज आ गए तो 20 हो जाएंगे, अगर 3 आ गए तो 15 हो गए। और वो भी रीडिंग बेस्ड है, उसको भी आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसी चीज़ें आप अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मतलब पता लगने लगेगा मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं एंटोनिम, सिनोनिम्स और इडियम्स पे, डायरेक्ट पेपर उठाया और वर्ड लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ें लास्ट में करने के लिए, पहले करने के लिए नहीं है। इसका भी मैं बताऊंगा क्या करना है। थर्ड, फिर आपको जाना है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पे। मैं कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सब की डेफिनेशन पढ़ लेनी है और उनका मतलब समझ लेना है कि होता क्या है। चैप्टर नहीं पढ़ना है पूरा। उसके बाद में वापस पीवाईक्यू लगाइए, सीखिए। डेफिनेशन अगर समझ में आएगी तो इजीली ये 10 के 10 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। इसके लिए भी आप पीवाईक्यू लगाइए। अब ये होने के बाद में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पे जाना है। फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप प्रैक्टिस करोगे। वो भी रीडिंग बेस्ड है, उसके लिए कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीडिंग बेस्ड है। उसका भी पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में 10 क्वेश्चन आएंगे, या तो आपके आर्टिकल के आएंगे, या कंजक्शन के आएंगे, या प्रीपोजिशन के आएंगे। तीनों में से एक के आएंगे। तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। इनके नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। इनको बहुत अच्छे से कर लो, फिर पीवाईक्यू लगाओ। जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे उतना बढ़िया रहेगा। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे, किसी भी एक का आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कंप्लीटली रीडिंग बेस्ड है। अच्छा, एक बात बता दूं, जो क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, कॉम्प्रहेंशन वगैरह आते हैं, वो डायरेक्ट कोई न्यूज़ का आर्टिकल होता है, वो छपा हुआ आता है। आप सर्च करके देख लेना, मैंने 2-3 बार सर्च किया है और मिला है मेरे को। तो वो डायरेक्ट आर्टिकल छपा हुआ मिलता है अपने को। तो न्यूज़ ज़रूर पढ़िए, हाँ, फ़ायदेमंद ही होगी आपके लिए, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन भी आप फिक्स कीजिए। ये भी आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरर वाले क्वेश्चन की, जो आते हैं 10 क्वेश्चन। एरर वाले सबसे लास्ट में करने हैं। रीज़न क्या है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब में टाइम लगेगा पढ़ने में। तो जो चीज़ लेंथी है उसको लास्ट में करो ना, एक्यूरेसी भी 100 आएगी नहीं इसमें। और दूसरी चीज़, इन एरर वालों को क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो अच्छे से। उनमें देखो कि किस टाइप के रूल बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होते हैं, ध्यान से देखना। जैसे नेदर नोर का रूल हो गया, एदर और का रूल हो गया, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो वर्क ऑन दोज, गॉट दैट। तो एरर वाले आपको सबसे लास्ट में करना है। इसके भी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। रोज एक चैप्टर पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। सबके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। देखो, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा आज तक, और मेरा वोकेब अच्छा भी नहीं है। इसमें आपको डिफरेंट टेक्निक्स लगानी पड़ेगी सॉल्यूशन के टाइम। लाइक एलिमिनेशन मेथड लगा लिया। जैसे मैं बताता हूँ, कोई सिनोनिम दिया है, मान लो वो सिनोनिम आपको मीनिंग ही नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, पर ऑप्शन होंगे उनके, ऑलमोस्ट आपको मीनिंग पता होगी। या तो ऑप्शन की मीनिंग नहीं पता होंगी, या फिर सिनोनिम जो ऊपर दिया है उसका मीनिंग नहीं पता होगा, एक का नहीं पता होगा। ऑप्शन आपको चारों की मीनिंग पता है। तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि वो, अगर सिनोनिम ऊपर वाला एक ऑप्शन नेगेटिव होगा और बाकी के 3 पॉजिटिव होंगे, या फिर ऐसा होगा कि एक पॉजिटिव होगा और बाकी के 3 नेगेटिव। तो देखो, 3 नेगेटिव है तो मतलब वो तीनों हो सकते हैं ना, एक दूसरे से मैच करते हैं, और एक पॉजिटिव है तो मतलब वो अलग है, तो वही आपका आंसर होगा जो एक बच गया है। तो एलिमिनेशन से करना सीखो, रीडिंग से करना सीखो। कुछ कुछ क्या सेंटेंस में यूज़ किए हुए आते हैं, तो इंटरप्रेट करो उसका मीनिंग क्या होगा, सेंटेंस को रीड करो, तब आपको पता चलेगा। तो दूसरा तरीका ये है। सारे के सारे नहीं होंगे, बट आई टेल यू 60% हो जाएंगे, और इतना ही अपने को करना है। इडियम्स भी ऐसे ही करना है, रीडिंग बेस से करना है, क्या मीनिंग निकल सकता है। हमेशा याद रखना है, इडियम्स का वो मीनिंग कभी नहीं निकलता जो एकदम एग्जैक्ट लिखा होता है, कुछ अलग ही होगा। ठीक है। जैसे पेपर टाइगर लिखा है तो इसका मतलब नहीं है पेपर का ही टाइगर होगा,
ऑप्शन में एक ऐसा ज़रूर होगा, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो। तो एलिमिनेशन से करना सीखो। गॉट दैट। तो ये तो था इंग्लिश के लिए। PYQ आपको पता चल गया होगा कितनी इंपॉर्टेंस। अब जितना ज़्यादा PYQ कर सकते हो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो करते जाओ यार, मोर देन इनफ है। मैं आपको एकदम सच बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ SB बख्शी को 2 बार पढ़ा था, फिर मैंने आज तक टच नहीं किए। नोट्स को भी मैंने अपने टच नहीं किया, एक बार जो दिमाग में रह गया रह गया। मैंने अपनी रीडिंग स्किल पे ज़्यादा काम किया है, और यही सच है। सब ये बोलते हैं ना कि ग्रामर इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो, कुछ मैटर नहीं करता है, कितना भी पढ़ लो। रीडिंग बहुत मैटर करती है। आपको मतलब पता चलने लगेगा कि कोई सेंटेंस रीड कर रहे हैं कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये तो सेट बैठ नहीं रहा है। वो कब पता चलेगा? जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। तो यही सच है। सेकंड अपन चलते हैं अब GS के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा मतलब टफ लगता है सबको। स्कोर नहीं बन रहा है, 10 स्कोर बन रहा है, नेगेटिव स्कोर आ रहा है, 20 स्कोर बन रहा है, इवन इंडिविजुअल कट ऑफ जो 20 है वो भी क्लियर नहीं हो रही है। तो मैंने अभी तक 3 अटैम्प्ट दिए हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट का मेरे को एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं है, पर लास्ट के 2 अटैम्प्ट में मेरा 50+ स्कोर है। एक में 51 था, एक में 52 है। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? मैंने भी इसमें स्ट्रेटेजी, जो चीज़ पूछी जा रही है वो पढ़ी थी पहले। लाइक सपोज बच्चे क्या करते हैं, अब आप खुद देख लेना, आप भी करते होगे। आप क्या उठाते हो? सबसे पहले हिस्ट्री उठाते हो। हिस्ट्री में कितने पार्ट है? 3 पार्ट, मॉडर्न, मिडाइवल और एंशियंट। बहुत लेंथी है। क्वेश्चन कितने आते हैं? 20, अराउंड 20 एवरेज मान के चले। ठीक है, कर लिया। हिस्ट्री में फंस जाओगे, याद भी नहीं होगा और करते रहोगे। तो इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, पहले साइंस करो ना यार। हिस्ट्री में कितनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी? साइंस करो। साइंस में कौन सा पढ़ना पड़ रहा है? 9th और 10th की NCERT, इतनी पतली पतली किताबें हैं, 2 किताबें। और उसमें से अगर पिछले 2 पेपर उठा के देख लेना, अगर मेरी बात आपको सच ना लगे, 25 से 32 क्वेश्चन साइंस से आए हैं। पिछले वाले में तो बहुत ज़्यादा थे, शायद 32 थे, 30 या 32। सिर्फ 2 किताब से 30 से 32 क्वेश्चन आ गए। फिर आप हिस्ट्री क्यों उठा रहे हो यार? पहले फैक्चुअल चीज़ें आ रही है डायरेक्ट उससे, अपने लाइन टू लाइन सेंटेंसेस आ रहे हैं NCERT से। 9th और 10th की फोटोसिंथेसिस की लाइन टू लाइन पूछ रहा है, आप वो नहीं पढ़ रहे हो, पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो इससे बड़ी कोई बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है? तो स्ट्रेटेजी बनाओ यार, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्यों आपको अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ? सबसे पहले क्यों फोकस करवा रहा हूँ? क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है तब वही करवाता हूँ। करंट अफेयर्स क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट 25 तो कर लोगे ना, अच्छे से 2 किताबों को कर लोगे। तो पहले साइंस पढ़ो, उसके PYQ करो, जितने कर सकते हो उतने PYQ करो। क्योंकि साइंस के PYQ तो चेंज होने वाले नहीं है, और सबके चेंज हो जाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स है उसके चेंज हो जाएंगे, औरों के नहीं होंगे, पर करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। तो एटलीस्ट साइंस तो करो कंप्लीट। पहले साइंस के 25 क्वेश्चन तो करो, आपको ऑलमोस्ट इंडिविजुअल कट ऑफ तो यहीं क्लियर हो गया। पर आप करते ही नहीं हो ये चीज़, ये तो लास्ट में करते हो या इग्नोर कर देते हो। फिर सेकंड मैंने किस पे फोकस किया? करंट अफेयर्स पे। उसका भी रीज़न है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत पूछने लगे, अब 20 से 25 आने लगे। ऑलमोस्ट देख लो 50 क्वेश्चन इन 2 से आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 45%। तो करंट अफेयर्स को इग्नोर मत करो, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे UPSC CSE में पूछते हैं क्या करंट अफेयर्स, वैसे वहाँ पे कैसे पूछते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड पूछते हैं। यहाँ पे भी पूछते हैं, पर ज़्यादा नहीं पूछते हैं, 2-4 पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे अर्थ अवार्ड किसको मिला, वो अवार्ड किसको मिला, ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई। चेक कर लेना, अगर नहीं विश्वास हो तो लास्ट वाले पेपर में ही देख लेना। पर आपको वो भी नहीं पढ़ना, तो उसको पहले करो ना। डेली मंथली करते जाओ, रिवाइज करते रहो। और करंट अफेयर्स को एक बार देख लिया ना कोई क्लास, तो उसको बार बार रिवाइज करो। जैसे मॉर्निंग में कर लिया, एक बार रात को कर लिया, फिर 5-6 दिन बाद वापस रिवाइज करो। क्लियर? तो करंट अफेयर्स को कवर करो, सेकंड आपकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। थर्ड बात करते हैं जियोग्राफी। हिस्ट्री पे नहीं जाना अभी, टफ सब्जेक्ट सबसे लास्ट में। जियोग्राफी में देखो इजी है, उतनी टफ नहीं है, चीज़ें समझ में आती हैं, मज़ा भी आता है दोनों की। और जियोग्राफी में सिर्फ पढ़ना क्या है? 11th के NCERT,
सिर्फ 11th की मैंने सिर्फ वही पढ़ी और अपने नोट्स पढ़े हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पिछले और इससे पिछले सीरीज में मैंने नहीं पढ़ी थी 11th की एनसीईआरटी, फर्स्ट में पढ़ी थी सिर्फ, उसके बाद मैं नोट्स ही पढ़ता था, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो लेसन पढ़ना बहुत जरूरी है, 11th की एनसीईआरटी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, लाइन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट। इंसोलेशन हो गया, जो ये अपने प्लैनेट्स हो गए, इंडिया की रिवर्स हो गई। मैप रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। मैप रीडिंग कहाँ से करोगे? एटलस ले लो, इंडिया का कोई पर्टिकुलर स्टेट ले लिया, उसके बारे में पढ़ो। रिवर्स देखो, जितना देखोगे ना उतना सीखोगे। सेकंड, आप 12th का एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा यूपी से शिफ्ट कर रहा है, 12th से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था, पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कर लो तो बढ़िया है। अगर टाइम हो तो ही, पहले आपको 11th ही करनी है, 12th में नहीं जाना है। अगर टाइम हो तो 12th भी कर लेना, अगर नहीं है तो 11th वाली एकदम अच्छे से करके जाना। 20 क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 10 तो कर ही लोगे, ठीक है। अब अगर आपने 25 साइंस में कर लिए और उसमें 25 में से 15 कर लिए तो कितने हो गए? 30, 40, और 10 यहाँ कर लिए, 50 तो यहीं हो गए। 10 और क्वेश्चन कर लिए तो आपके 50% तो मार्क्स बन ही गए इसमें। तो स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ता है यार, तब बनते हैं, मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती है। नेक्स्ट आपको फिर पढ़नी है पॉलिटी। अब नेक्स्ट जो है वो मैं अब आपको दो ऑप्शन दूंगा, या तो पॉलिटी पढ़ो या इकोनॉमिक्स पढ़ो, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों बैलेंस हो गई है, अब इक्वल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर पॉलिटी पढ़ो ना तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो बस। लक्ष्मीकांत खरीदनी है वहीं से पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि अपना पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपी हो गया, इमरजेंसी पावर्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले पढ़ो। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इन सबको सबसे पहले कंप्लीट करो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली 10 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन आप यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आजकल थोड़ा डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में भी पूछने लगे हैं, तो उनको भी थोड़ा देख लेना, जैसे पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, इनसे भी पूछने लगे हैं, तो इनको भी थोड़ा देख लेना, अमेंडमेंट पढ़ लेना। तो स्ट्रैटेजी से चलो यार, तब होगा। पूरी वो लक्ष्मीकांत पढ़ने से नहीं होगा, अगर पूरी पढ़ने बैठ गए तो यार फिर क्या ही कर सकते हैं। आप पैटर्न ही नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट आपको बुक बता दिया, पढ़ने लग गए, तो क्या मीनिंग है? मीनिंग है क्या, बताओगे? आपको बोल दिया कि पूरा वर्ल्ड का जीके पढ़ के आ जाओ, तो आप पूरा पढ़ने बैठ जाओगे क्या? वो बेवकूफ़ी होगी ना। पेपर जो पूछ रहा है वो पढ़ो, वही मैं हर बार बोलता हूँ सबको। तो इसीलिए मैं वही चीज़ करवा रहा हूँ ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट है, हर कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मैं अपनी हर एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं कि टॉपर सीक्रेट शेयर नहीं करते, अब मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, यही करते हैं। अब और टॉपर्स क्या शेयर करते हैं मेरे को नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है, पर मैं यही फॉलो करता था यार। इकोनॉमिक्स मैं क्या करता था, वाईटी से पढ़ के जाता था। जो चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है मैं नहीं बोलूँगा उसके बारे में। इकोनॉमिक्स मैंने वाईटी से की है, 2.5 घंटे की क्लास देख ली, 3 घंटे की कहीं भी मैराथन क्लास मिल जाती थी, मैं देख लेता था। तो आप भी कोई भी चैनल से देख सकते हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि हर सब्जेक्ट नहीं करना है जीएस में, हर सब्जेक्ट के पीछे भागे तो मैं बता रहा हूँ क्लियर नहीं होगा पेपर, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, माइनस मार्किंग लगवा दोगे, बहुत कुछ छूट जाएगा, सारा मिक्स हो जाएगा। तो सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, मेरे पास नोट्स पड़े हैं हिस्ट्री के, मैंने बनाए थे, पर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नहीं पढ़ी, सेकंड में भी नहीं पढ़ी, थर्ड में भी नहीं पढ़ी। मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, पर मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को वो लगता है कि एग्ज़ाम में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की, अगर वो पढ़ने बैठ गए तो बाकी चीज़ें गायब हो जाएगी। तो हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ता था, मॉडर्न मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, वहाँ से क्वेश्चन आता था तो मैं बना लेता था, वरना मैंने नहीं पढ़ी है हिस्ट्री, पढ़ी ही नहीं है ऑलमोस्ट, ऐसे ही मान के चलो। तो आप सब्जेक्ट लीव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट लीव नहीं कर सकते। मैं हिस्ट्री और इक्को को लीव करता था, इक्को को मैं देखता था तो मैराथन क्लास को ही देख लेता था। फर्स्ट सेकंड में तो मैंने इक्को छुआ ही नहीं था, थर्ड वाले में मैंने देखा था। हिस्ट्री मैंने टच नहीं किया, और फिर भी आपको हिस्ट्री करनी है तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ो, और आपको एंशियंट और मिडाइवल के लिए पढ़ना है तो 6 से 9th एनसीईआरटी पढ़ो, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर आई विल से डू इट इन द लास्ट, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो,
बाकी सब प्रिपेयर्ड हो तो, वरना मत टच करना। तो इस तरीके से पढ़ो यार। मेरे ओटीए में फर्स्ट में मेरे को स्कोर याद नहीं है, सेकंड में मेरा 125 के अराउंड होगा, थर्ड वाले इस वाले में 120 के अराउंड है। तो मार्क्स बनते हैं, बस स्ट्रेटेजी बना के चलो। और इस वाले में जो जिसमें मेरा एयर वन था, इसमें 190 प्लस, 190 के अराउंड होगा, 190 प्लस नहीं बोलूँगा, 190 के अराउंड होगा स्कोर। तो स्ट्रेटेजी बनाओगे तो चलेगा। अब लास्ट, ये तो था ओटीए के लिए यहाँ तक। ओटीए और जो सीडीएस के कॉमन वाले थे, एएफए, आईएमए और आईएनए, जीएस और इंग्लिश की बात होगी। अब जो थर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स। ये है उनके लिए, एएफए, आईएमए और आईएनए वालों के लिए। देखो मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर अच्छा रहा था। मैथमेटिक्स में यार मैं जितना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे करवा रहा हूँ ना, जितनी क्लासेस करवा रहा हूँ वाईटी पे, वो मोर देन इनफ है। उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपने नोट्स दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को करते जाओ, उन चीज़ों को ऑनेस्टली फॉलो करते जाओ और कंसिस्टेंसी रखो, रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पीवाई को लगा लेना बस एक्स्ट्रा, रिसेंट ईयर्स के। अब देखो मैथ्स में भी आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। देखो 30 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं। और अर्थमेटिक में चैप्टर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, 10 से 14 चैप्टर होंगे लगभग। और ओवरऑल चैप्टर कितने आते हैं अपने सीडीएस में, 30 के अराउंड। अब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं इन 14 चैप्टर से, और बाकी के 16 चैप्टर से आ रहे हैं 70 क्वेश्चन। तो कौन सा पढ़ना बेटर रहेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, आपका इंटरेस्ट किस में है। सेकंड कंडीशन है, कौन कितना मार्क्स, कितनी वेटेज रख रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट अर्थमेटिक में है तो मैं कहूँगा पहले अर्थमेटिक करो, 30 क्वेश्चन भले ही है वो करो। अब रीज़न है इसके पीछे, अर्थमेटिक के जो चैप्टर है ना, वो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और इजी टू हैंडल है। मेरा इनिशियली अर्थमेटिक वीक था, पर अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ईजी आते हैं। जबकि आप एडवांस मैथमेटिक्स पे जाओगे, 2D वगैरह पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा कंसेप्चुअल आते हैं, थोड़े ट्रिकी आते हैं। पर एक चीज़ है, 2D में वेटेज बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। 1D में 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है। तो इन टॉपिक्स को पहले करो। मैं तो इन्हीं को पहले करता था जिनमें वेटेज ज़्यादा होती थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया। स्पेशली जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको तो यही करना चाहिए, जो एएफए के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो 10+2 पे साइंस ही चाहिए होगा। जिनका 10+2 पे साइंस है तो उनको यही करना चाहिए, और साइंस पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। 9th और 10th की साइंस हो गई जैसे जीएस के लिए, वैसे ही यहाँ पे फोकस होना चाहिए इस चीज़ पे, मैथमेटिक्स पे। जैसे ट्रिग्नो कर लिया पहले। अब टाइप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जो इस बार सिलेबस करवा रहा हूँ वो टाइप से करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी मैथ्स कवर किए ना आज तक, वो टाइप से किए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप तक का क्वेश्चन बन सकता है, उससे बाहर आता ही नहीं है। बस जो यूपीएससी का पूछने का तरीका ना, वो अलग हो गया है। अब रिसेंटली 3-4 पेपर हुए हैं जो पीछे, उनमें आपने देखा होगा एक टाइप बनता है जिसमें अपने को 2 स्टेटमेंट दे देते हैं ऊपर, और पूछते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सोल्व द क्वेश्चन, द solution of the question is not possible even by using both the sentences, both the statements। तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन वही है जो मैंने करवा रखे हैं, वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया है। अब कुछ बच्चों को तो उसका पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो वो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी मैं करवा दूंगा। बस मैथ्स में मैं जितने टाइप्स करवा रहा हूँ, वाईटी पे क्लासेस करवा रहा हूँ, वो कर लो, मोर देन इनफ है, कुछ नहीं आएगा। ज्योग्राफी भी मैं आपको करवा दूंगा, हाँ मोस्ट प्रोबेबली वाईटी पे करवा दूंगा, और जो भी होगा मैं करवा दूंगा। बाकी आप सबको मैं ग्रुप में करवा ही रहा हूँ यार, क्विज़ वगैरह करवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ, उनको फॉलो करते रहिए, मोर देन इनफ है वो। उससे मोस्टली उससे हो जाएगा, बाहर तो आएगा पर उससे हो जाएगा। पर मैथ्स में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं सीडीएस में,
एफकेट में तो कुछ नहीं आएगा बाहर, सीडी में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन सबको करते रहिए। और मैथमेटिक्स में स्ट्रेटेजी से चलना है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जैसे 2D हो गया तो उसको पहले कीजिए, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो एक बार लीव कीजिए, और जो चैप्टर्स है उनको पहले कीजिए, उनमें अच्छे मार्क्स लाइए। अब जो फाइनल चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, पेपर अटेम्प्ट करना बहुत मैटर करता है, कैसे अटेम्प्ट करते हो। अब रीज़न क्या है, अपन यहाँ पे घर पे मॉक लगाते हैं, उनमें अपने को कोई OMR सीट नहीं भरनी पड़ती है, OMR सीट भरने में भी टाइम जाता है। तो मैं कहूँगा आप घर पे प्रैक्टिस करो, तो OMR के साथ भी करना है एक बार, आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि कितना टाइम लग रहा है। और चीज़ों को जल्दी जल्दी करना सीखो, स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस से बढ़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मस्त बनोगे। तो मॉक लगाते रहो, जितना मॉक लगा सकते हो लगा लो। मैथ्स में एक चीज़ करनी है आपको, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन सारे करने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के मतलब 10 पेपर्स, ये तो करके ही जाने हैं। बाकी कुछ भी होगा, कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी मेरे को बता देना। यही स्ट्रेटेजी है, फॉलो करो, यही मैंने फॉलो किया था, मैथमेटिक्स मैंने ऐसे ही किया था, सबके नोट्स बनाए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उन्हीं को फॉलो करो। एक बार उनको कंप्लीट कर लिया, उनको बार बार रिवाइज करो। इस बार आप अब आपको सोल्व नहीं करना है, चीज़ें सोल्व नहीं करनी है, बस उनको रीड करो। यही मैं करता था, और इसी से मेरा 70+ स्कोर बना था। तो ये करते रहो, इसी से आपका मार्क्स है वो बूस्ट होंगे। और EFA वाले ध्यान रख लेना, स्कोर बूस्ट होंगे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश से। इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट मत करना है, इंग्लिश को 70+ स्कोर आपको बनाना है एनी हाउ। मॉक प्रैक्टिस करते रहो। वन लास्ट थिंग, कोई भी मॉक देते हो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको देखा करो कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, उन मिस्टेक्स को वापस देखा करो कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था, ताकि नेक्स्ट टाइम वही गलतियाँ वापस नहीं करो। ठीक है, और लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ज्वाइन कर लेना। और देखो यार, सब्सक्राइब वगैरह तो मैंने आज तक नहीं बोला है, ना लाइक का बोला है, ना कमेंट का बोला है, और ना मेरे को बोलना है, क्योंकि आपको सबको पता है मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ, और उसी के हिसाब से मेरे को जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल रहा है। तो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, एटलीस्ट उनको फॉलो करो। मेरे को भी अच्छा लगता है जब आपके स्कोर अच्छे आते हैं, आप शेयर करते हैं। तो ट्रस्ट करके फॉलो करो, करते रहो, होगा यार, सब कुछ होगा। ओके, मैं आपके साथ हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ योर जर्नी नाउ। अगर आपने द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज्वाइन कर लिया है, देन आई एम द पार्ट ऑफ योर जर्नी नाउ। थैंक यू, जय हिंद।